फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम क्लास नंबर 6 देखेंगे, यानी कि क्लास नंबर 6 में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको सीटेट से रिलेटेड मिल जाएगी। चलिए तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज की क्लास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, आपकी कक्षा में उनके ऊपर कर लेते हैं सर। आपकी कक्षा कि एक छात्र रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग इतने सेंटीमीटर बढ़ी है जिसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे रजनी की वृद्धि तेजी से हो रही है, यानी कि रजनी की वृद्धि तेजी से हो रही है। एक चीज़ देखिए, मैं बताता हूँ, वृद्धि और विकास का जो पहला चैप्टर है हमारा सीटेट में, यानी कि लेसन नंबर 1 जो है इम्पोर्टेंट है, और वृद्धि और विकास से रिलेटेड आपको हर टाइम क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन लगातार मिलते चल जाएंगे। अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं और जो सीटेट का जो पहला चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर है वो है वृद्धि और विकास, और वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन आता है कि विकास कैसी प्रक्रिया, यानी किस तरह की प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब अंत तक चलने वाली प्रक्रिया। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, यानी कि वृद्धि और विकास से रिलेटेड है। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो आरंभ होती है माँ के गर्भ से। अब बहुत सी बुकों में विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म के बाद से लिखी है, यानी कि 0 के बाद से लिखी है। पर आप इस चीज़ का ध्यान मत देना, जब विकास की बात आए तो विकास होता है माँ के गर्भ से, यानी कि जब माँ के गर्भ में अंश आता है तब से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। विकास क्यों शुरू होता है? देखिए विकास कैसे शुरू होगा, जब उसके सबसे पहले छोटा अंश होगा, फिर बड़ा, फिर उसकी छोटी छोटी चीज़ें विकास होती चल जाएंगी। तो विकास मतलब डेवलपमेंट होता चल जाएगा उसकी। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट की विकास और वृद्धि, कि विकास और वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि विकास और वृद्धि जो है ये इस तरह के कॉन्सेप्ट है जो पूछे जाएंगे। यानी कि एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, विकास और वृद्धि जो है उसमें से कौन सा लॉन्ग लास्टिंग चलता रहता है, तो उसका आंसर होगा विकास। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका ध्यान रखें, ये क्वेश्चन हर बार ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो जटिल अवस्था आपको पता ही है, किशोर अवस्था। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था क्लासेस में कि विकास की जो तूफान की अवस्था है उसे वो किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था किशोरी अवस्था को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको यही पता होना चाहिए। तूफान की अवस्था किशोर अवस्था क्योंकि इसमें जो बच्चे में शारीरिक और सामाजिक इस तरह के परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं, इसलिए सामाजिक ये मतलब तूफान की अवस्था कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, यानी कि कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? तो इसमें सबसे आपकी बात है कि दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि उसके साथ रहना छोड़ दे, यानी कि इस तरह की बात जब आती है तो वो आती है भेदभाव वाली बात। यानी कि भेदभाव, आपको भेदभाव नहीं करना है। पहले तो आपको ये करना है एक अच्छे टीचर के गुण, यानी कि गुड टीचर के जो गुण हैं उसमें है आपको उसका कारण जानना है। उसे मारना पीटना नहीं है। मारना पीटने से बच्चा और क्या नाम ये सोचेगा कि ये देखिए, आप किसी को मारते पीटने एक लिमिट होती है कि मारने पीटने की, और वो एक दिन ऐसा आएगा कि उसे लगेगा 10 चांटे मारेगा टीचर और बस, 10 से ज़्यादा लिमिट नहीं, या 20 मार लेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो 20 चांटे मार के भी फिर वो गलती कर देगा, तो उसे ये पता है कि चांटे मारने के बाद भी कुछ नहीं हो। तो इसलिए आपको सबसे पहले उसका कारण जानना है, यानी कि कारण जानना है कि क्यों कर रहा है। जैसे कि आपने देखा हो कि बहुत सारे बच्चे क्लास बंक मार देते हैं, तो बंक मारने का कारण या स्कूल नहीं आते, तो पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा कारण। अब इसका असामाजिक व्यवहार को सुधारने का सबसे पहला कारण है भाई, क्योंकि आप उसका जो असामाजिक व्यवहार है क्यों आ रहा है, पहले कारण जानो। और कारण कैसे जानोगे? उसके जो फ्रेंड्स है, यानी कि फ्रेंड्स हैं उससे, यानी कि उसके फ्रेंड से, उसके कलीग से, उसके पेरेंट्स से, उसके नेबरहुड से, जितने भी उनके आसपास की चीज़ें, उनसे उसका सामाजिक व्यवहार को उसका कारण जानेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जब कोई बच्चा अपनी समस्या को समाधान स्वयं करने लगता है तो उससे निम्न में से किस मतलब कौन सा गुण की बात कर रहा है, तो व्यक्तिगत। ये एक तरह से देखिए, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से गुण कौन सा विकसित होगा, तो उसमें जो गुण होगा वैज्ञानिक अन्वेषक का, यानी कि आप देख, तो उसके में जो कौन सा गुण होगा वैज्ञानिक अन्वेषक, क्योंकि आपने देखा कि वो सेल्फ से ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है, यानी कि सॉल्यूशन खुद निकाल रहा है। तो, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि वो वैज्ञानिक अन्वेषण का कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ साथ संबंध नहीं है, तो ये जो क्या कह रहा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध नहीं है, तो संबंध किस तरह नहीं है, तो देखिए शरीर के अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकला, यानी कि ये जो नहीं है वाली बात है, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, तो ये गलत चीज़ है। या एक आपको मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो उसमें नहीं है पहले टिक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक से संबंधित कार्य नहीं है, तो यानी शिक्षण से संबंधित कार्य नहीं है, कौन से कार्य नहीं है, तो वह है अनुशासनहीनता, यानी कि अनुशासनहीनता वाली जो कार्य हैं वो शिक्षक से संबंधित है। शिक्षक का विषय के ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान ज्ञान होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें, पर अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए शिक्षक में। एज ए टीचर अगर आप ही अनुशासनहीनता हो जाएंगे तो आपको बच्चे जो उनका आपके व्यवहार को देखेंगे, यानी कि जैसे टीचर कहते हैं कि टीचर के चरित्र को देखकर ही स्टूडेंट के चरित्र का निर्माण होता है, उस तरह से अगर आप ही अनुशासनहीनता हो जाएंगे तो आपके स्टूडेंट भी अनुशासनहीनता ही व्यक्त करेंगे आपके दैनिक जीवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो यह स्थिति कहलाती है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा। क्योंकि भाई जब वो अंदर से अभिप्रेरण हो रहा है तो तभी तो स्वयं के अधिगम कार्य प्राप्त करने वाली बात कर रहा है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए सेल्फ मोटिवेट होंगे तो ये सारी बातें आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा की बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से किस शिक्षण मनोविज्ञान ने अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए यह कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का लिए उत्तरदायित्व है, यानी कि ये कह रहे हैं, स्कीनर की बात कही आपसे मैंने कहा था, जो सीटेट के जो 2011 से लेके 2022 तक के पेपर हैं उनमें से इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि 30 से क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपको मिलते हैं 3 से 4, और जो अब वाला पैटर्न आया है उसमें है 5 से 6, यानी ओवरऑल कम से कम आपको 10 क्वेश्चन आपको थ्योरी से मिल जाएंगे, इस तरह की थ्योरी से। और आपको एक चीज़ और मिलने वाली है, यानी कि अगर सब मेरा सही चलता रहा तो आपको लेटेस्ट ही जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी, यानी कि सीटेट से जुड़ी हुई एक इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छा वस्तुओं का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है, तो ये किसका कथन है, ये है आप, तो ये है डेंडेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अपनी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, यानी कि आपकी कक्षा के जो छात्र है उससे बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे, तो उसका पहले सबसे पहले बात, अगर आप सीधे कोई भी इस तरह के कारण आए तो बच्चे का कारण जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात देखिए इसमें क्या कह रहा है, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपनी आप को सुरक्षित महसूस करें, यानी कि क्या कह रहा है, आपकी कक्षा में एक छात्र, किसकी बात कर रहा है, एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, तो इसकी पहली बात तो ये है, अगर आपको मिल जाए, देखिए अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए उसके कारणों को जानने की चेष्टा करेंगे, उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, इस तरह का मिल जाए तो आप अप्रोप्रिएट आंसर, पहली बात जहाँ भी कारण मिले,
अगर आपको इस तरह क्वेश्चन है आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यानी कि टिप है, तो आप क्या करेंगे वाला क्वेश्चन में कारण जानने, यानी कि कारण जहाँ भी मिल जाए कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होते हैं, तो वो होते हैं कक्षा में जाति सूची टिप्पणों कर से बचे, यानी कि किसी भी तरह से जाति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और उसके चरित्र के हिसाब से उसका भेदभाव नहीं करना है। बच्चे सब समान होते हैं, सभी में योग्यता एक जैसी होती है, भले ही वो भिन्न तरह से उनके रंग रूप के हिसाब से हों, पर आपको उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, उनके साथ अमान्य व्यवहार नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पारंपरिक बाहरी शिक्षा यानी कि एक तरह से बोर्ड की बात करें कि तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। भाई सीधे सीधे इसका क्वेश्चन का ये है कि जो बोर्ड परीक्षा है उसके जगह इंटरनल एग्ज़ाम की बात कही गई है। आपने देखा होगा कि जो CCE आया था, यानी कि CCE में होम बोर्ड की कॉन्सेप्ट आया था, यानी कि होम बोर्ड का कॉन्सेप्ट आया था, और वो आया था 2011 में। किसने करा था, कपिल सिब्बल साहब ने करा था। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो एक तरह से अच्छा भी था, बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए थे, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो क्लास, देखिए स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को कोई फ़ायदा या कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, मतलब एक तरह से वो अपने स्कूल का या फिर किसी चीज़ का नाम ऊपर लेने के लिए नहीं पढ़ाते, वो बच्चे को पढ़ाते हैं। पर जो प्राइवेट स्कूल थे यहाँ की, यानी कि पब्लिक स्कूल थे, उन्होंने बच्चों के नंबर या किसी के भी 60% से भी नीचे नहीं रखे थे, यानी कि जो बच्चा एक टाइम पे 40% या पास भी मुश्किल से होता था, उसके भी 60 से अबव मार्क्स थे उस टाइम पे जब ये होम बोर्ड का कॉन्सेप्ट आया था। तो चलिए आगे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या था, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चे की सभी योग्यता का मूल्यांकन होता है, यानी कि उसकी जो मूल्यांकन होता है सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है, यानी कि इसलिए आपने देखा होगा जो CCE की मार्कशीट है, यानी कि जो उस टाइम की मार्कशीट थी वो इतनी बड़ी मार्कशीट थी कि फ़ोटोस्टेट कराने वाला भी कोई ये कहता था क्या उठा लाए। और जब पहली बार जब CCE के जब एडमिशन हुए थे, यानी कि उसका बैच का एडमिशन कहीं भी यूनिवर्सिटी में था, बहुत सी यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि इस तरह की मार्कशीट कैसी मार्कशीट है, यानी कि जिन्हें पता नहीं था वो मार्कशीट मानने को भी तैयार नहीं थी उस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आप अपनी कक्षा में छात्रों के परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्व प्राप्त कर चुके हैं, यानी जब कुछ छात्र परिपक्व प्राप्त करने की उम्र से में तो लेकिन उनकी परिपक्वता नहीं थी। इसी कारण से हो सकता है कि व्यक्तिगत भिन्नता हो। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, व्यक्तिगत भिन्नता वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए हमारी व्यक्तिगत भिन्नता की बात करते हैं, आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, चलिए आपके पड़ोसी हैं, तो आपके पड़ोसी आप यानी कि एज ग्रुप एक है मान लीजिए, तो उसमें और आप में व्यक्तिगत भिन्नता होगी। चाहे आप मान लीजिए आपका बड़ा भाई है या छोटा भाई है, वो एक ही माता पिता की संतान है, तब भी उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होंगी। भले ही आनुवंशिकता गुण हों, पर व्यक्तिगत भिन्नता जरूर होगी। व्यक्तिगत भिन्नता किसी में एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, इस तरह की भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा अगर CTET पास करना है तो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है यानी कि हमें लगाना है नहीं भाई आंसर, और सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। चिंतन के लिए किसी प्रकार की समस्या का होना आवश्यक नहीं, यानी कि अगर आप आज के पास समस्या नहीं है तब भी आप चिंतन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है, तो वो होता है आपको पता है 7 वर्ष तक, यानी कि जो एज बताई गई है। चलिए आपसे मैं पूछता हूँ 0 to 2 और 2 to 7 ये किसने बताई थी एज, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, यानी कमेंट में
इसका आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से क्या किसी बच्चे की भाषा विकास का प्रारंभिक रूप होता है? तो यानी कि प्रारंभिक रूप आपको होता है आकलन करना, यानी कि किसकी बात कर रहा है? भाषा की बात कर रहा है, तो वो होगा आकलन करना। और भाषा की या किसी भी चीज़ की बात आएगी तो सबसे पहला आएगा त्रुटि। जब तक वो त्रुटि और प्रयास का फॉर्मूला नहीं करेगा तो वो भाषा को नहीं सीख पाएगा। और भाषा का मतलब ये आपको जो भाषा के क्रम है, यानी कि भाषा कैसे सीखी जाती है, 4 क्रम है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहले कौन सा आएगा। पहले लिखना आएगा, पढ़ना आएगा, बोलना आएगा, सीखना आएगा। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। पहले क्या आएगा? बोलना आएगा या लिखना आएगा, सुनना आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेगा ही मिलेगा सीटेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चयन प्रक्रिया के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी कि किस तरह के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठा होते हैं। देखिए सीधी सीधी वस्तुनिष्ठा की बात करी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण को समझ करना सीख लिया, यानी कि एक तरह से बैलेंस करना सीख लिया, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार क्या होना चाहिए? तो उसे बुद्धिमान मान लेना चाहिए। देखिए बुद्धिमान मान लेना अलग बात है, पर आपको एज ए टीचर किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं करना है, यानी कि भेदभाव वाली उत्पन्न नहीं करना। अगर आपने मान लिया XYZ कोई भी स्टूडेंट है, आपने बुद्धिमान मान लिया उसे, ठीक है, बुद्धिमान मान लिया। और बुद्धिमान मानने के बाद आप ये कहते हैं कि XYZ, पूरी क्लास में कहते हैं XYZ से अच्छा कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं। इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं करना है। और वो कॉन्सेप्ट अगर आपने कर दिया तो क्लास में क्या होगा? एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाएगा जिससे आपके जो स्टूडेंट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी कि ग्राफ आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो उनका जो ग्राफ है फिर यहाँ से इस तरह से नीचे आता चल जाएगा, यानी कि नीचे आता चल जाएगा, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में ये हो गया कि ये XYZ स्टूडेंट ही अच्छा है टीचर के लिए, हम कुछ नहीं हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? आपको पता ही है, प्रतियोगिशाली यानी प्रगतिशील कक्षा के लिए, यानी प्रगतिशील शिक्षा के लिए किया जाता है। आपको मिल जाए प्रगतिशील कक्षा या शिक्षा, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही मान के चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सृजनशील बालक का गुण नहीं होता, पहले हम अंडरलाइन लगाएंगे, किस पर नहीं होता? नहीं होता दमन का अधिक से अधिक प्रभाव, यानी सृजनशील आता है जब क्रिएटिव बच्चा होगा तो वो क्या कहेगा कि मुझे ये काम करना है, यानी कि वो किसी भी काम को पहली बात तो ना नहीं करेगा। और क्रिएटिव चाइल्ड को अगर उसे कहें कि कुछ नहीं करना, आपको अपने नाम के पहले अक्षर ही मान लीजिए, जैसे मेरा नाम AK सिंह है, तो AK सिंह की एक की इतनी अच्छी ड्राइंग बनाएंगे कि आप क्रिएटिव कर सको, उसमें ड्राइंग बनाएं, क्रिएटिव करें, उसमें सितारे लगाएं, कुछ भी बनाएं, तो वो इतने क्रिएटिव आइडिया से उसे कर देगा जिस तरह से आपने सोची भी नहीं होगी। यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड के ये गुण होते हैं, इसमें कुछ नहीं होते, तो वो अलग बात है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो नहीं वाले क्वेश्चन से आप इस तरह का बचिए, क्योंकि इस बार जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम में नहीं वाले क्वेश्चन बहुत मिले थे देखने के लिए। जो क्वेश्चन 5 से 6 मिलते थे, इस बार 20 से 25 क्वेश्चन मिले थे ओवरऑल CTET के पेपर में। और 20-25 क्वेश्चन अगर आप नहीं वाले क्वेश्चन को अब देखिए मुझसे ये बोलें कि हम अंडरलाइन कैसे लगाएं। देखिए अंडरलाइन कैसे लगाएं, आप जब नहीं वाले क्वेश्चन को पहली बात तो देखने का चांस नहीं रहेगा, पर थोड़ा सा ध्यान से जरूर पढ़े। और हमें क्या जा रहा है, आपका जो पेन या पेंसिल हो उसे बंद करके स्क्रीन यानी मॉनिटर पर लगा के पढ़ लीजिए। भाई दिक्कत है आपको, हम क्या करें कि हमें दिक्कत है, हमें दिख नहीं रहा, तो सीधे पेन का जो मतलब पेन या पेंसिल आप जो भी पेन लेके जाएंगे, वैसे तो पेन को बंद करिए, यानी कि उसका ढक्कन बंद करिए, और उसके जो मॉनिटर है उस पर स्क्रीन पर लगा के पढ़ लीजिए। तो हम इसके देखते हैं बाल केंद्रीय शिक्षा की सिद्धांत नहीं है, तो वो है
अनुचित यानी इसका है, तो इसका अनुचित सिद्धांत का उद्देश्य यानी कि अनुचित सिद्धांत का जो बात कर रही है, ये बात कर रही है क्वेश्चन नंबर बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत पर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23 पे पहुंच गए। जो बालक डैश से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता प्रदर्शन करता है, तो आपको पता है डिसलेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया को मैंने बताया था। डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया डिसकैलकुलेशिया, ये इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित, ठीक है, और डिसकैलकुलेशिया मतलब मैथ से संबंधित। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रिया के साथ समन्वय करने हेतु संसार में अन्वेषण करने लगता है, यानी कि एक तरह से कोऑर्डिनेट करने लगता है, तो वो है आपका संवेद प्रेरक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछने का किस सूत्र पर आधारित होता है? तो वो ज्ञान से अज्ञान की ओर होता है। देखिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने देखिए लेसन प्लान भी बनाए होंगे, जो बनाए हैं लेसन प्लान, अगर किसी ने बिल्कुल ढंग से बनाए हैं या फिर आपने टीचिंग बीएड ढंग से करी है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, पर नहीं जिसे नहीं करी उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना आसान नहीं है। प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो प्रश्न आप बना रहे हैं उसमें आपने 1 नंबर 2 3 और 4 ये 4 प्रश्न पहले आपको प्रश्न से दूसरा कोऑर्डिनेट होना चाहिए, यानी कि पहले से दूसरा जुड़ा होना चाहिए, दूसरे से तीसरा जुड़ा होना चाहिए और तीसरे से चौथा जुड़ा होना चाहिए। बल्कि चौथे जो क्वेश्चन होता है, यानी कि चौथे क्वेश्चन में आपको इस तरह का क्वेश्चन डालना पड़ता है जिसमें चैप्टर का नाम भी इंक्लूडिंग हो जाए, आपको चैप्टर में क्या पढ़ा रहे हैं उसको भी बात हो जाए। जैसे हम आपसे एक चैप्टर मान लीजिए, कोई सा मान लीजिए, यानी यातायात का मान लीजिए, यातायात का चैप्टर है, तो यातायात का चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उससे पूछेंगे बच्चों आप कहाँ से आते हैं, बच्चे कहेंगे कि हम घर से आते हैं, तो ठीक है, फिर घर से आते हैं तो घर से आप किस साधन से आते हो, तो वो कहेंगे कि हम रिक्शा से आते हैं, कोई कहेंगे तो रिक्शा, यानी कि इस तरह से जब कहेंगे तो जब आप कॉन्सेप्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते बनाते आपको, तो रिक्शा कहाँ चलती है, तो वो चलती है, ये बच्चे कहेंगे सड़क पर चलती है, तो जो सड़क मार्ग है यानी कि सड़क मार्ग है वो किस तरह के साधन है, यानी किस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर वो कहेगा, बच्चे यहाँ पर आकर चुप हो जाएंगे, और यहाँ पर जब चुप हो जाएंगे तो आप कहेंगे बच्चों आज हम यातायात के साधन पढ़ेंगे, यानी यातायात के साधन पढ़ेंगे। और यातायात के साधन आपको पता है जलमार्ग, ये मार्ग भी बताने पड़ेंगे, आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी उसे। ठीक है बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, भले ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, पर सी टेट के लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यूपी टेट में आप या फिर इस तरह की स्टेट टेट में आपको डायरेक्ट हिट क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसका एक ही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं है, बल्कि उसमें दिक्कत ही रहती है क्वेश्चन मानने के लिए बोर्ड तैयार नहीं होता। अब ये आई सी टेट की बात। सी टेट में आपको जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप किसी भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे और आपको जल्दी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो उसका भी इंतज़ार करें। थैंक यू।